दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे स्थान हैं जहां होने वाली रहस्यमयी घटनाएं हमारे दिलो दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। हम विज्ञान एवं बुद्धिमत्ता की कसौटी के दम पर चाहे कितने ही तर्क पेश कर दें, लेकिन इन जगहों पर घटित होने वाली परिस्थितियों की विवेचना कर पाने में हमेशा असफल ही रहते हैं। और ऐसी ही एक जगह है कनाडा के उत्तर पश्चिमी हिस्से में। वैसे तो कनाडा का ये हिस्सा अपनी अविश्वसनीय सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी इस पूरे इलाके के कुछ क्षेत्रों का नाम डेड मैन वैली, सन ब्लड माउंटेन और द वैली ऑफ द हेडलेस मैन रखे गए हैं। ये नाम इन स्थानों पर हुई अजीबोगरीब घटनाओं से ही प्रेरित है। इस पूरे इलाके का इतिहास इतना डरावना रहा है कि बेहद खूबसूरत इलाका होने के बावजूद भी मारे डर के यहाँ इक्का दुक्का इंसान ही घूमने जाते हैं। वैसे इस पूरे क्षेत्र को वर्तमान में नाहनी नेशनल पार्क नाम दिया गया है और यहाँ जाने के लिए कोई सड़क मार्ग तक उपलब्ध नहीं है। यदि आपको नाहनी नेशनल पार्क जाना है तो या तो आपको नाव की मदद लेनी होगी या फिर आपको एक फ्लोट प्लेन में सवार होना पड़ेगा। फ्लोट प्लेन इस तरह का हवाई जहाज होता है जिसे पानी में लैंड कराया जा सकता है। तीसरा रास्ता आपके पास ये होगा कि आप अपना झोला उठाए और पैदल ही यहाँ पहुँच जाएं, लेकिन इसके लिए आप बेहद कुशल तैराक भी होने चाहिए, क्योंकि नाहनी नेशनल पार्क में पहुँचने के लिए आपको नदी पार करनी होगी। तो ऐसी कौन सी घटनाएं रही हैं जिन्होंने इस पार्क को इतना डरावना बना दिया है कि कनाडा की सरकार यहाँ जाने के लिए एक रोड तक बनाने को तैयार नहीं है। वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में आप नाहनी नेशनल पार्क में घटित होने वाली कुछ ऐसी खौफनाक घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया भर के लोगों में एक अजीब सी होड़ मची हुई थी। वो होड़ थी सोने की खोज करना। इन दिनों लोग उन स्थानों पर जाते जहां इंसानों द्वारा पहले नहीं पहुंचा गया था और इस चमकदार पीली धातु की खोज करते। कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में भी कई सोने की खानें मिल चुकी थी, इसलिए खोजी इस इलाके में लगातार पहुंच रहे थे। वर्ष 1904 के दौरान दो भाई, जिनके नाम फ्रैंक और विली मैकलियोड थे, भी सोने की खोज में नाहनी नेशनल पार्क आ पहुंचे। इस यात्रा के लिए उन्होंने नाव का भी सहारा लिया और बेहद लंबी पैदल यात्रा भी की, किंतु समस्या ये थी कि वो लोग यहाँ सर्दियों के दिनों में आए थे, जो कि एक गलत निर्णय था। नाहनी नेशनल पार्क सहित पूरा उत्तरी कनाडा कड़ाके की ठंड पड़ने के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए सर्दी से परेशान होने की वजह से जल्द ही मैकलियोड भाइयों को ये इलाका छोड़कर वापस लौटना पड़ा। लेकिन अपनी इस छोटी सी यात्रा के दौरान भी उन्हें थोड़ी मात्रा में सोना अवश्य मिल गया था, जो उनके लालच को बरकरार रखने के लिए काफ़ी था। यही वजह रही कि सर्दियां बीतने पर वो एक बार फिर से इस पार्क में जा पहुंचे, लेकिन इसके बाद उन भाइयों को फिर कभी नहीं देखा गया। वो अपने घर लौटकर वापस नहीं आए। फ्रैंक और विली मैकलियोड के गायब हो जाने के कई महीनों बाद उनके तीसरे भाई चार्ली मैकलियोड ने यह फैसला किया कि वो अपने भाइयों की खोज में जाएगा। चार्ली के कुछ दोस्त भी इस खोज में उनकी मदद को राजी हो गए और 6 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप फ्रैंक एवं विली मैकलियोड की खोज को निकल पड़ा। नाहनी नेशनल पार्क से होकर जो नदी बहती है उसका नाम ही नाहनी नदी है और इस पार्क को अपना यह नाम भी इसी नदी के कारण मिला हुआ है। कहा जाता है कि नाहनी नदी पृथ्वी की सबसे अनोखी नदी है। आमतौर पर नदियों को उनकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर पहचाना जाता है, लेकिन नाहनी नदी अपनी अत्यधिक गहराई के कारण जानी जाती है, जिस वजह से इसे पार कर पाना बड़ा जोखिम का काम है। नदी के दोनों ही ओर खड़ी चट्टानें हैं जो कई स्थानों से इतनी ऊंची है कि सूर्य की रोशनी भी इस नदी तक नहीं पहुंच पाती। खैर, करीब 250 किलोमीटर की यात्रा करके चार्ली अपने दोस्तों सहित अपने भाइयों को ढूंढने नाहनी नदी को पार करके यहाँ के जंगली क्षेत्र में आ पहुंचे। लेकिन नदी को पार करते समय उनके एक दोस्त के पैर में चोट लग गई, जिस कारण वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। यही वजह रही कि चार्ली का वो दोस्त बाकी के ग्रुप से थोड़ा पीछे रह गया, किंतु अचानक उसने कुछ ऐसा देखा कि वो दौड़कर अपने ग्रुप के पास जा पहुंचा और उन सबको एक पेड़ की ओर चलने को कहा। जब सभी लोग पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो पेड़ जला हुआ था। वहां आसपास का सारा इलाका पूरी तरह से हरा भरा था। किसी अन्य पेड़ के जलने के कोई निशान नहीं थे। एक हरे भरे क्षेत्र में एक अकेले पेड़ का जल जाना काफ़ी अनोखी बात थी, परंतु उससे भी अनोखी बात यह थी कि उस पेड़ पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे। उन अक्षरों को चाकू से खरोंचते हुए लिखा गया था।
ये अक्षर थे FMWM। इन अक्षरों से ही तो चार्ली के खो चुके भाइयों के नाम बनते थे। FM से फ्रैंक मैक्लियोड और WM से विली मैक्लियोड। इस भांति एक हरियाली वाले इलाके में केवल एक पेड़ का जला होना और उस जले हुए पेड़ पर चार्ली के भाइयों का नाम लिखा होना एक इस तरह का मामला था जिसे समझ पाना पूरी तरह से नामुमकिन था। खैर, इस मामले को किसी तरह का संयोग मानकर चार्ली और उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन आगे उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। दरअसल सिर्फ कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ने पर इन लोगों की नज़र एक और जले हुए पेड़ पर गई। ये पेड़ भी ठीक वैसे ही जला हुआ था जैसे पिछला पेड़ जला हुआ था। हरियाली से पटे क्षेत्र में जहां आगजनी का कोई मामला नहीं दिखाई दे रहा था, वहां केवल एक पेड़ जलकर राख बन चुका था। वो सब लोग दौड़कर इस पेड़ के निकट आए ताकि ये जाना जा सके कि कहीं इस पेड़ पर भी तो चार्ली के भाइयों के नाम वाले अक्षर नहीं लिखे हैं। लेकिन इस पेड़ ने तो और भी अजीब ढंग से इन लोगों का स्वागत किया। इस पेड़ पर कोई अक्षर नहीं लिखा था, लेकिन पेड़ के ठीक नीचे दो जले हुए इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये दो इंसान भी पेड़ के साथ ही भस्म हो गए होंगे। इन कंकालों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और ना ही मांस था, जिससे पता चलता था कि इन्हें यहाँ पड़े इतना अधिक समय हो गया है कि इनका पूरी तरह से अपघटन हो चुका है। उससे भी अजीब बात यह थी कि इनमें से एक कंकाल के पास एक बंदूक पड़ी हुई थी और उस कंकाल का एक हाथ उस बंदूक की तरफ था, मानो वो उस बंदूक को उठाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने अचानक से इन पर हमला किया था और उस हमले से बचाव करने के लिए ही इन लोगों में से एक ने अपनी बंदूक उठाना चाहा था, किंतु हमला इतना तीव्र था कि उसका हाथ बंदूक तक पहुंच ही नहीं पाया। ये पूरा मामला चार्ली और उसके दोस्तों को हर तरीके से चौंका देने के लिए काफी था। लेकिन जो सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी वो ये कि इन कंकालों की खोपड़ी वाला हिस्सा गायब था। इसका मतलब है कि कोई इन लोगों को मारकर इनके सर को उखाड़ ले गया था। चार्ली और उसके दोस्तों ने आसपास के इलाके की तलाशी शुरू की। उन्हें जल्द ही इन कंकालों के पास मिट्टी में दबी हुई एक घड़ी मिली। इस घड़ी को देखते ही चार्ली पहचान गया कि यह घड़ी उसके भाई फ्रैंक की थी। यानी ये दोनों ही कंकाल चार्ली के खो चुके भाइयों फ्रैंक मैक्लियोड और विली मैक्लियोड के ही थे। इसका मतलब था कि चार्ली की कोशिशें कामयाब रही। उसने अपने खोए हुए भाइयों को ढूंढ लिया, लेकिन जिन हालातों में उन्हें उनके भाई मिले थे वो हालात पूरी तरह से मन को झकझोर देने वाले थे। किसी ने कहा कि चार्ली के भाइयों पर मुंह से आग उगलने वाले ड्रैगन ने हमला किया है, तो किसी ने कहा कि यह काम लुटेरों का है। लेकिन सच तो यह है कि यह मामला पूरी तरह से इंसानी समझ से बाहर की ही बात रही है। आखिर कैसे एक हरे भरे जंगली इलाके में केवल दो पेड़ जल गए और उन दो पेड़ों में से भी एक पर चार्ली के दोनों भाइयों का नाम लिखा था, तो दूसरे पेड़ के नीचे उन दोनों के शव कंकालों के रूप में पड़े हुए थे और उन कंकालों की भला खोपड़ी कैसे गायब हुई। दोस्तों, नाहनी नेशनल पार्क में घटित होने वाली ये इकलौती अनोखी घटना नहीं थी, बल्कि ये स्थान इस तरह के अनोखे घटनाक्रमों से भरा हुआ है। यहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले इस जंगली इलाके में पहुंचकर उन्हें ऐसा आभास होता है मानो वो किसी अन्य ग्रह पर आ गए हों। इस स्थान के सबसे नजदीक का गांव करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां कुछ जनजातीय लोग रहते हैं जिन्हें डेने पीपल या डीन पीपल कहा जाता है। डीन पीपल्स का कहना है कि पूरा नाहनी नेशनल पार्क उनके पूर्वजों की धरोहर है। वैसे यह उद्यान रोकी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ अद्भुत झरने और झील है, लेकिन इसके बावजूद भी नाहनी नेशनल पार्क में पहुंचने का रास्ता इतना कठिन है कि यहाँ पूरे साल में 1000 से भी कम सैलानी घूमने आते हैं और वो सैलानी भी केवल इस पार्क के दक्षिणी हिस्से तक ही पहुंचते हैं। नाहनी नेशनल पार्क की गहराइयों में जाने पर आपको कोई भी इंसान दिखाई नहीं देगा और आपको ऐसा लगेगा मानो आप एक ऐसे जमाने में पहुंच गए हैं जिस जमाने में धरती इंसानों से विहीन थी। लेकिन वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि नाहनी नेशनल पार्क अपने अतीत में इतना सुनसान नहीं था। वर्तमान से करीब 10,000 वर्षों पहले डीन पीपल यहाँ आ बसे थे। वास्तव में डीन समुदाय को उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले पहुंचने वाले इंसानों के रूप में पहचाना जाता है। ये लोग शिकारी थे जो अपने तीर एवं भालों से स्थलीय जानवरों के साथ साथ मछलियों को भी मारकर अपनी भूख मिटाते थे। डीन लोग काफी अजीबोगरीब रीति रिवाज रखते थे। कहा जाता है कि वो भेड़ियों को भगवान मानते थे और भेड़ियों की पूजा करते थे। कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं कि शुरुआत में डीन लोगों ने ही भेड़ियों को पालतू बनाना शुरू किया था और बाद में वही भेड़िया कुत्तों के रूप में विकसित हो गए। डीन लोग कई तरह की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाते रहे हैं। ये कहानी आज तक उनके वंश के लोगों में विख्यात है। इन लोगों की कहानियों में नाहा लोगों का भी उल्लेख है। किंवदंतियों के अनुसार नाहा लोग ऊंची पहाड़ियों पर निवास करते थे और ये लोग नरभक्षी थे। ये अक्सर
अक्सर डीन पीपल्स पर भी हमला करते थे और उन्हें मारकर खा जाते थे। लेकिन एक रोज अचानक से सभी नाहा लोग मारे गए। उन सबकी मृत्यु जलकर हुई थी और उनकी खोपड़ी भी उनके धड़ से अलग हो गई थी। यानी नाहा लोगों का भी कुछ वैसा ही हाल हुआ था जैसा हाल चार्ली के भाइयों का हुआ था और ये घटनाएं आधुनिक युग तक जारी रही। वर्ष 1917 में मार्टिन जोगेरसन नामक एक खोजकर्ता भी अपने एक मित्र के साथ नाहानी नेशनल पार्क में बड़े सपने लेकर आया। ये सपने थे सोना खोजने के और अमीर बनने के। मार्टिन को कुछ सोना मिला भी, इसलिए उसने अपने मित्र को वापस भेज दिया ताकि वो उनके द्वारा खोजे गए सोने को शहर ले जाकर बेच दे तथा कुछ अन्य लोगों को भी यहाँ खोजबीन करने हेतु ले आए, जिससे वो सभी बड़े पैमाने पर खोज शुरू कर सकते थे और अमीर बन सकते थे। लेकिन जब मार्टिन का दोस्त शहर जाकर अपने कुछ साथियों के साथ वापस नाहानी नेशनल पार्क में लौटा तो उसे मार्टिन का मृत शरीर उसके कैंप के बाहर पड़ा हुआ मिला। मार्टिन को बुरी तरह से मारा गया था और सबसे बेहावा बात यह थी कि मार्टिन के सर को भी कोई उखाड़ ले गया था। 1920 के दशक में भी एक ग्रुप के साथ ऐसा ही हुआ। इस ग्रुप में 5 लोग शामिल थे जो सोने की तलाश में नाहानी नेशनल पार्क आए और बाद में इन सभी के शवों को पेड़ों से बंधा हुआ पाया गया और इन सभी शवों के भी सर गायब थे। वर्ष 1927 में यूकोन फिशर नामक एक व्यक्ति जो कि एक अपराध के चलते गिरफ्तारी से बचने के लिए एवं सोना हासिल करने के लिए नाहानी नेशनल पार्क भाग आया था, का भी कई महीनों बाद इस पार्क से कंकाल ही बरामद हुआ और फिशर के कंकाल पर भी खोपड़ी नहीं थी। अंतिम बार वर्ष 1945 में नाहानी नेशनल पार्क से सर विहीन शव को बरामद किया गया था, जब ओनारियो नामक एक व्यक्ति एक स्लीपिंग बैग में मरा हुआ पाया गया था, लेकिन ओनारियो का सर उसके स्लीपिंग बैग में नहीं था। इन सब के अतिरिक्त बहुत से उदाहरण ऐसे भी हैं जब नाहानी नेशनल पार्क में गए लोगों को वापस फिर से कभी नहीं देखा गया, बल्कि वो लोग सदा के लिए गायब हो गए। जैसे कि वर्ष 1920 में एनी लेफर्ट नामक एक महिला जो कि एक शिकारी दल के साथ यहाँ आई थी के गायब होने की कहानी बड़ी ही अनोखी रही है। कहा जाता है कि एनी लेफर्ट बेहद अनुभवी शिकारी थी। एक रात जब उनका शिकार दल सुबह आराम करके उठा तो उन्होंने पाया कि एनी वहां नहीं थी। उन लोगों ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन एनी के लौटकर न आने के बाद पूरे दल ने उसकी खोज शुरू कर दी। एनी का सारा सामान बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ था। उसके कैंप के आसपास हाथापाई के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही कहीं चली गई है। उनके दल ने पूरे 2 दिनों तक एनी की खोज की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो ये मान लिया गया कि शायद वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई होगी और उनका दल एनी की खोज को छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद जब यह दल एक अन्य स्थान पर आराम कर रहा था तो इस दल के मुखिया ने सुबह तड़के ही लोगों को नींद से उठाया। मुखिया काफी घबराया हुआ था। मुखिया ने बताया कि उसने अभी अभी एनी को देखा है। एनी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और वो अपने चारों हाथ पांवों की मदद से तेजी से पहाड़ी की ओर भागी जा रही थी। ये सुनकर सब लोग कैंप से बाहर आए और उन सब ने एनी को किसी जानवर की तरह एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। एनी चलने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रही थी। इन सभी लोगों ने एनी का पीछा भी किया, लेकिन वो पहाड़ी पर चढ़कर कहाँ गायब हो गई ये कभी पता नहीं चल सका। वर्ष 1929 में एंगस हॉल नामक एक व्यक्ति भी 2 अन्य खोजियों के साथ नाहानी नेशनल पार्क से गायब हो गया। कहा जाता है कि एंगल हॉल और उसके दोनों साथी एक एक करके एक दूसरे से अलग हुए और गायब हो गए। ऐसा भी नहीं है कि ये तमाम घटनाएं केवल अतीत में ही घटित हुई है। इस तरह की घटनाओं को आधुनिक समय में भी घटित होते हुए देखा गया है। वर्ष 1962 में ब्लैक मैकेंजी नामक एक पायलट का विमान नाहानी नेशनल पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में मैकेंजी की डायरी से पता चला कि वो विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी 42 दिनों तक जीवित रहे और मदद आने का इंतजार करते रहे। मैकेंजी हर रोज जंगल में जाते, खुद के लिए भोजन जुटाते और रात को हवाई जहाज के मलबे के पास आकर सो जाते। लेकिन एक रोज जब वो जंगल में गए हुए थे तो वापस विमान के पास लौटकर नहीं आए। करीब 2 महीनों बाद इस विमान को तो खोज लिया गया, किंतु विमान के मलबे के पास मैकेंजी द्वारा लिखी गई केवल एक डायरी ही पड़ी हुई थी और उसके बाद अगले कई महीनों तक मैकेंजी को खोजे जाने का अभियान चलता रहा, लेकिन इस अभियान को कोई कामयाबी नहीं मिली। उसी वर्ष एक और विमान भी नाहानी नेशनल पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसे जल्द ही ढूंढ लिया गया। इस छोटे विमान में पायलट सहित 4 लोग सवार थे, जिनमें से केवल एक का शव ही विमान के मलबे में मिल पाया।
पायलट और उसके 2 सहयात्रियों के शव न मिले और ना ही वो लोग कभी वापस लौटकर अपने घर आए। ऐसे में ये माना गया कि शायद वो सभी लोग किसी मदद की आस में जंगल में गए होंगे, लेकिन किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया और उन तीनों को मार डाला। नाहनी नेशनल पार्क में ग्रिजली भालू जैसे ताकतवर शिकारी के साथ साथ भेड़िए भी निवास करते हैं। ये दोनों ही जीव इंसानों पर हमला कर उन्हें मार सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इन जंगलों में क्रिप्टिड्स देखे जाने के दावे भी किए हैं। यदि आप क्रिप्टिड जीवों के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्राणी वर्ग है जिनके अस्तित्व का दावा तो बहुत बार किया जाता है, लेकिन उन प्राणियों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है। उदाहरण के तौर पर हिम मानव, जिसे देखे जाने का दावा अनेकों पर्वतारोहियों द्वारा समय समय पर किया गया है, लेकिन फिर भी उनके अस्तित्व को प्रमाणित नहीं माना जाता। अनेकों बार नाहनी नेशनल पार्क में भी ऐसे जीव देखे जाने के दावे किए गए हैं जो जीव भेड़ियों और भालुओं की मिलीजुली प्रजाति मानी जाती है। कहा जाता है कि ये जीव एक तरह के घातक शिकारी हैं और इस जंगली इलाके के आसपास ही निवास करते हैं। इन जीवों के अस्तित्व के बारे में कनाडा की सरकार का रवैया भी शक पैदा करता है। असल में नाहनी नेशनल पार्क के कई स्थानों पर सैलानियों का जाना मना है। कनाडा की सरकार का कहना है कि इस जंगली क्षेत्र में कई प्राचीन सभ्यताओं का ऐतिहासिक महत्व समाया हुआ है, जिस कारण कुछ इलाके साधारण जन के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। वहीं लोगों का मानना है कि सरकार उनसे इस इलाके के असल रहस्य छुपाकर रखना चाहती है, जिनमें से एक रहस्य यूएफओ का भी है। वस्तुतः अनेकों बार नाहनी नेशनल पार्क में अनजानी चमकदार चीजों को भी उड़ते हुए देखा गया है। इसलिए एलियंस पर यकीन करने वाले लोग यहाँ घट रही अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे एलियंस को भी जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो नाहनी नेशनल पार्क में घटित होने वाली कुछ घटनाओं के कारण तो स्पष्ट होते दिखाई पड़ते हैं। असल में 20वीं सदी से पहले इस उद्यान का अधिकतर भाग अज्ञात और अमानचित्रित था, यानी लोग यहाँ से निकलने के सही रास्तों के बारे में नहीं जानते थे, जिस कारण इन जंगलों में भटक जाना स्वाभाविक है। दूसरी समस्या यहाँ का सर्द मौसम है। इस इलाके में इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि यहाँ पाए जाने वाले जानवर सर्द मौसम के दौरान या तो शीत निद्रा में चले जाते हैं या फिर नीचे दक्षिण की ओर माइग्रेशन करते हैं। इंसानों के लिए इतनी सर्दी सहन कर पाना नामुमकिन है। दूसरा, इस क्षेत्र में भूगर्भीय घटनाओं के कारण अनेकों गर्म पानी के तालाब एवं झरने हैं। सर्दियों के मौसम में इन गर्म पानी के स्रोतों से उठती भाप आर्कटिक की हवाओं के साथ मिल जाती है, जिस कारण यह पूरा इलाका घने कोहरे से भर जाता है। यहाँ कुछ फीट की दूरी तक भी देख पाना संभव नहीं रहता, जिस वजह से यहाँ गए लोग बेहद आसानी से रास्ता भटक जाते हैं और सर्द मौसम उनकी जान ले लेता है। हालांकि इसके बावजूद भी इस प्रश्न का उत्तर समझ पाना कठिन है कि आखिर यहाँ मारे गए लोगों में से ज्यादातर लोगों के सर गायब क्यों हो गए थे। सर गायब होने के पीछे जानकारों द्वारा 2 वजह बताई गई हैं, जिनमें से पहली है कि सर केवल उन्हीं व्यक्तियों के गायब हुए थे जो व्यक्ति यहाँ सोने की खोज को आए थे। ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों का सामना अन्य प्रतिद्वंदियों से हुआ हो या किसी ने इन लोगों का सोना छीनने की कोशिश की हो। वास्तव में धन दौलत का लालच इंसानों को पूरी तरह से वहशी बना देता है और इस लालच में अंधे हुए लोग एक दूसरे के शत्रु बनकर घातक लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसलिए शायद ऐसी ही आपसी लड़ाई में यहाँ सोना खोजने गए लोगों की गर्दन काट डाली गई होगी। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार इन मौतों के लिए डीन पीपल्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ये वही जनजातीय लोग हैं जो आज भी इन जंगलों को अपना मानते हैं और इन जंगलों की रक्षा करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही डीन लोगों की टकराहट बाहरी लोगों से बढ़ती जा रही थी। डीन लोगों को लगता था कि यदि नाहनी के इलाके में सोना मिल जाने की खबरें पूरी दुनिया में फैल गई तो यहाँ आने वाले बाहरी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और वो सब उनके जंगलों को नष्ट कर देंगे। यही वजह रही कि डीन जनजाति के लोगों ने डर फैलाने के लिए यहाँ सोना खोजने आए इंसानों को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। एक तीसरा कारण यह भी है कि नाहनी नेशनल पार्क में हुए कत्लेआम के बारे में ज्यादातर बातें सुनी सुनाई और काफी पुरानी है, जिस वजह से समय के साथ इन बातों से बेहद अधिक अफवाहें भी जुड़ गई। फ्रैंक और विली मैकलियोड के भतीजे ने एक अखबार को दिए अपने साक्षात्कार में कहा था कि उनके परिजनों के कंकालों को जब नाहनी से प्राप्त किया गया तो उन कंकालों के साथ खोपड़ी भी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद यहाँ अनेकों सर रहित शव मिले, जिस वजह से बाद में ये कहा जाने लगा कि फ्रैंक और विली मैकलियोड के कंकालों से भी खोपड़ी वाला हिस्सा गायब था। फ्रैंक और विली के भतीजे ने दावा किया है कि बाद में वो खुद नाहनी नेशनल पार्क गए थे और उन्होंने वहां के जनजातीय लोगों से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि उसके परिजनों की हत्या
उन्हीं के जनजाति के एक विद्रोही व्यक्ति द्वारा की गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों, नाहनी नेशनल पार्क में घटी घटनाओं के कारणों के बारे में स्पष्ट तरीके से कुछ भी बता पाना कठिन है, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तरी कनाडा में एक विशाल क्षेत्र ऐसा है जो काफी हद तक बाहरी दुनिया से कटा हुआ और अछूता है। ये इलाका भले ही खूबसूरत हो, लेकिन अपनी भयानक कहानियों के कारण ये डरावना भी है। अगर हम में से कभी किसी को यहाँ जाने का अवसर मिलता है तो जाहिर है प्रकृति की इस खूबसूरती पर मोहित होने के साथ साथ हमारे दिमाग में एक अजीब सी डर से भरी सिरहन भी मौजूद रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।